मेरा नाम आदित्य वर्मा, उम्र 28 साल, दिल्ली का रहने वाला, एक प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल से MBA की डिग्री और आंखों में कॉरपोरेट जगत की बुलंदियों को छूने के सपने। मेरी दुनिया एक्सेल शीट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs के इर्द गिर्द घूमती थी। मेरे लिए हर समस्या का एक तार्किक समाधान होता था। हर चीज के पीछे एक डेटा पॉइंट होता था। भूत प्रेत, अंधविश्वास और किस्मत, ये सब मेरे लिए उन लोगों की बातें थी जो अपनी नाकामयाबियों के लिए बहाने ढूंढते हैं। मैं मानता था कि अगर आपका सिस्टम और प्रोसेस सही है तो नतीजे हमेशा आपके हक में होंगे। इसी सोच और आत्मविश्वास के साथ मैंने रॉयल ट्रैवल्स, देश की एक सबसे बड़ी इंटरस्टेट बस कंपनी में नौकरी ज्वाइन की थी और मेरी पहली ही पोस्टिंग एक चुनौती के रूप में मुझे इंदौर ब्रांच के मैनेजर के तौर पर मिली थी। इंदौर ब्रांच कंपनी की सबसे पुरानी पर सबसे ज्यादा घाटे में चलने वाली ब्रांचों में से एक थी। यहां का सिस्टम पुराना था, कर्मचारी पुराने थे और उनके काम करने का तरीका भी पुराना था। मेरा काम था इस ब्रांच को मुनाफे में लाना, सिस्टम को सुधारना और हर चीज को प्रोफेशनल बनाना। मैंने अपना काम पूरे जोश के साथ शुरू किया। मैंने नए सॉफ्टवेयर लगवाए, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए सख्त नियम बनाए और हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। मेरे इस दिल्ली वाले तरीके से ज्यादातर पुराने कर्मचारी खुश नहीं थे। वो मुझे एक घमंडी, नौसिखिया लड़का समझते थे जो उनकी सालों की अक्लमंदी को किताबों के ज्ञान से चुनौती दे रहा था। वो अक्सर मेरे पीछे फुसफुसाते, अरे 2 दिन का छोकरा है, जब सड़क की हकीकत से पाला पड़ेगा तो सारा MBA निकल जाएगा। मैं उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। पर उस एक रात इंदौर भोपाल रूट की एक पुरानी बस ने मेरे सारे सौंप, मेरे सारे लॉजिक और मेरे सारे घमंड को एक ऐसे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसका जवाब मेरी किसी भी किताब में नहीं था। कहानी शुरू हुई मेरे इंदौर आने के पहले हफ्ते में ही। मैं अपनी एक नई पॉलिसी को लागू करने की कोशिश कर रहा था, जीरो टॉलरेंस फॉर लीकेज, यानी कंपनी के मुनाफे में 1 रुपए की भी चोरी या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए मैंने औचक निरीक्षण, सरप्राइज इंस्पेक्शंस करने शुरू कर दिए। उस रात मैंने डिपो का औचक निरीक्षण करने का फैसला किया। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। मैं चुपचाप अपनी कार में डिपो के गेट के पास अंधेरे में इंतजार कर रहा था। मैं आखिरी बस जो रात के 11 बजे भोपाल के लिए निकलती थी उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। ये बस इस रूट की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा लीकेज वाली बस मानी जाती थी। घड़ी ने 11 बजाए। बस जिसका नाम रानी था अपने प्लेटफॉर्म पर आकर लगी। वो एक पुरानी पर अच्छी तरह से मेंटेन की हुई स्लीपर कोच बस थी। सवारियां चढ़ने लगी। बस का कंडक्टर एक बहुत ही बूढ़ा और अनुभवी आदमी, राम भरोसे काका, दरवाजे पर खड़ा अपनी धीमी पर सधी हुई आवाज में टिकट काट रहा था। वो इस डिपो के सबसे पुराने कर्मचारियों में से एक था। उसके चेहरे पर ईमानदारी और सालों की थकान दोनों साफ झलकती थी। बस जब लगभग पूरी भर गई तो मैंने अपनी कार से निकलकर एक आम मुसाफिर की तरह बस की तरफ बढ़ना शुरू किया। ए साहब, कहा। राम भरोसे काका ने मुझे रोका। एक टिकट, भोपाल, मैंने कहा। सीट तो फुल है साहब। अरे काका, देख लो, मैंने जिद की। खड़े होकर चला जाऊंगा, जरूरी काम है। वो कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, आ जाओ। मैं बस में चढ़ गया और जैसा कि मुझे शक था, बस खचाखच भरी हुई थी। पर मुझे कम से कम 5-6 लोग ऐसे दिखे जिनके हाथ में कोई टिकट नहीं था और वो चुपचाप कंडक्टर की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। बिना टिकट का खेल चल रहा था। पकड़े गए काका,
मैं मन ही मन मुस्कुराया। बस चल पड़ी। कुछ देर बाद जब बस शहर से बाहर निकलकर हाईवे पर आ गई तो मैंने अपनी जगह से उठकर राम भरोसे काका के कंधे पर हाथ रखा। काका, जरा फाइनल पैसेंजर चार्ट और आज का कैश दिखाइए। मेरा इतना कहना था कि उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था। आप कौन साहब? मैं इस ब्रांच का नया मैनेजर हूं, आदित्य वर्मा। मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा। यह सुनते ही न सिर्फ काका बल्कि बस में बैठे वो बिना टिकट वाले मुसाफिर भी घबरा गए। साहब, वो मैं। काका हकलाने लगे। आप कुछ मत कहिए काका, मैंने सख्ती से कहा। बस मुझे चार्ट और कैश दीजिए। उन्होंने कांपते हाथों से अपने पुराने चमड़े के बैग से एक मुड़ा तुड़ा पैसेंजर चार्ट और नोटों की एक गड्डी निकालकर मुझे थमा दी। मैंने चार्ट को सरसरी नजर से देखा। बस में कुल 40 सीटें थी और चार्ट के अनुसार 40 की 40 सीटें बुक थी। बस फुल थी। ठीक है काका, मैंने कहा, अब कैश मिलाते हैं। मैंने उन बिना टिकट वाले मुसाफिरों की तरफ घूर कर देखा। वो सब अब डर के मारे एक एक करके अपना किराया निकालने लगे। मैंने उन सब से किराया वसूला और उसे अलग रखा और फिर मैंने काका के दिए हुए कैश को गिनना शुरू किया और मेरा माथा ठनका। कैश अब भी कम था। एक टिकट का पैसा अब भी कम था। काका, मैंने अपनी आवाज को सख्त बनाते हुए कहा। मुझे लगा कि ये बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा शातिर है। इन लोगों के अलावा भी कोई और है जो बिना टिकट के सफर कर रहा है। एक सवारी का पैसा अब भी कम है। राम भरोसे काका का चेहरा अब पीला नहीं, सफेद पर गया था। नहीं साहब, अब तो सब पूरा है। पूरा कैसे है? मैंने गुस्से से कहा। चार्ट में 40 यात्री हैं और पैसे अब भी 39 के ही हैं। आखिरी सवारी कौन है? कोई बिना टिकट के नहीं है साहब। वो हकलाने लगे। उनकी आंखें डर के मारे फैल गई थी। तो फिर मैं गरजा। मुझे बेवकूफ समझते हो? कौन है वो एक आदमी? वो सीट नंबर 17। उसने बहुत ही धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसका टिकट नहीं कटता। क्या मतलब है नहीं कटता? मैं चिल्लाया। क्यों? तुम्हारा कोई खास रिश्तेदार है क्या? या डिपो के किसी और अफसर का? नहीं साहब, वो सवारी। कौन सवारी? मुझे दिखाओ। वो कभी दिखती नहीं साहब। उसने जो कहा उसे सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं एक पल के लिए चुप हो गया। मुझे लगा ये बूढ़ा अब मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं फिर से गरजा। मतलब सीट खाली है? हाँ साहब, खाली रहती है हमेशा। तो फिर तुम चार्ट में उसे बुक क्यों दिखाते हो? नियम है साहब, उसने कांपते हुए कहा। एक बहुत पुराना अनकहा नियम है। वो सीट वो हमेशा बुक रहती है, पर उस पर कोई बैठता नहीं और उसका कोई किराया नहीं होता। मैं सन्न रह गया। ये क्या पागलपन था? एक सीट जो हमेशा खाली रहती है पर उसे हमेशा बुक दिखाया जाता है। ये तो कंपनी को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाने वाली बात थी। ये किसकी बेवकूफी है? मैंने गुस्से में पूछा। किसने बनाया है ये नियम? पता नहीं साहब, उसने कहा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी पुरानी सच्चाई थी। मैं तो जब से इस नौकरी में आया हूं, पिछले 30 साल से, तब से यही देखता आ रहा हूं। सिर्फ इसी बस में, रानी में, और सिर्फ रात वाली इंदौर भोपाल की बस में। मैं उस पर और चिल्लाना चाहता था, पर उसके चेहरे का खौफ, वो बनावटी नहीं लग रहा था। वो सच में डरा हुआ था। ठीक है, मैंने कहा, अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए। मुझे वो सीट देखनी है। जी
साहब, उसने कहा और बस के गलियारे में आगे बढ़ने लगा। मैं उसके पीछे पीछे चला। बस के ठीक बीचों बीच सीट नंबर 17, वो सच में खाली थी, एकदम खाली। इस पर कोई नहीं बैठता? नहीं साहब, उसने कहा, कोई बैठ ही नहीं पाता। मतलब उसने अपनी आवाज और भी धीमी कर ली कि अगर कोई नया अनजान मुसाफिर गलती से उस पर बैठ भी जाए तो वो ज्यादा देर बैठ नहीं पाता। या तो उसे अचानक कोई बेचैनी होने लगती है या उसे ठंड लगने लगती है और वो खुद ही उठकर कहीं और जाकर बैठ जाता है। और अगर वो न उठे तो राम भरोसे काका ने मुझे एक बहुत ही डरी हुई नजर से देखा। पता नहीं साहब, आज तक ऐसी नौबत कभी नहीं आई। आज तक ऐसी नौबत कभी नहीं आई। राम भरोसे काका के मुंह से निकले ये शब्द किसी अनकही भयानक चेतावनी की तरह उस चलती हुई बस में गूंज रहे थे। मैं उस खाली बेजान सी दिख रही सीट नंबर 17 को घूर रहा था और मेरा धंबिये किया हुआ तार्किक दिमाग इस पूरी बेतुकी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। एक खाली सीट जो खाली नहीं है, एक नियम जो किसी किताब में नहीं लिखा पर जिसका पालन 30 सालों से हो रहा है, ये सब मेरे लिए किसी पहेली से कम नहीं था। और मैं पहेलियां सुलझाने का शौकीन था। बकवास, मैंने आखिरकार कहा, अपनी आवाज में एक बनावटी मैनेजर वाली सख्ती लाते हुए। ये सब पुरानी अंधविश्वासी बातें हैं काका। आज से ये नियम खत्म। ये सीट अब खाली नहीं रहेगी। अगली जो भी सवारी आएगी उसे इसी सीट का टिकट देना। और अगर ये पहले से बुक हो तो भी। मेरी बात सुनकर काका का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये ठीक नहीं होगा। आप नहीं जानते, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं। काका, मैंने उसकी बात काट दी कि कंपनी की हर सीट पैसा कमाने के लिए है, किसी भूत की खातिरदारी के लिए नहीं। अब आप जाइए और अपना काम कीजिए। और हां, आज रात के इस बिना टिकट वाले खेल के लिए मैं आपसे सुबह ऑफिस में मिलूंगा। मैंने उसे एक सख्त चेतावनी दी और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मैं दिखाना चाहता था कि मैं इन सब पुरानी दकियानूसी बातों से डरने वाला नहीं हूं। पर सच तो यह था कि मैं डर रहा था। उस सीट में कुछ तो था। जब मैं उसके पास खड़ा था तो मैंने भी एक अजीब सी अप्राकृतिक ठंडक महसूस की थी, जैसे उस सीट के आसपास की हवा का तापमान बाकी बस से कम हो। बस एक वहम है, मैंने खुद को समझाया। एक पुरानी बस, एक पुराना कर्मचारी और एक पुरानी कहानी, बस और कुछ नहीं। हम उस रात भोपाल पहुंचे। मैंने जैसा कहा था, अगली सुबह मैंने राम भरोसे काका को अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें बिना टिकट सवारी बैठाने के लिए एक सख्त आखिरी चेतावनी दी। और मैंने उस दिन अपने ऑफिस के सिस्टम में रानी बस की सीट नंबर 17 को हमेशा के लिए अवेलेबल मार्क कर दिया। खेल खत्म। मैं मुस्कुराया और फिर मैंने उस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। अगले कुछ दिन मैं अपने काम में व्यस्त रहा। नए रूट बनाना, खर्चों को कम करना और डिपो में अनुशासन लाना। और फिर एक हफ्ते बाद शनिवार की रात आई। उस रात मुझे किसी जरूरी काम से अचानक भोपाल जाना पड़ गया। मैंने अपने स्टाफ को फोन किया, आज रात वाली 11 बजे की भोपाल बस में मेरे लिए एक सीट बुक कर दो। जी सर, दूसरी तरफ से आवाज आई। कुछ देर बाद मेरे फोन पर टिकट का मैसेज आया, आदित्य वर्मा, सीट नंबर 17। एक पल के लिए मेरा दिल धक से रह गया। वही बस, वही सीट। ये किस्मत का कोई इशारा था या मेरे ही स्टाफ की कोई शरारत? पर फिर मैं हंसा। चलो अच्छा ही हुआ, मैंने सोचा। आज
मैं खुद ही इस अंधविश्वास का भूत उतार दूंगा। मैं खुद उस सीट पर बैठकर दिखाऊंगा कि कुछ नहीं होता। उस रात मैं एक अजीब से जोश और एक अनजाने डर के साथ बस स्टैंड पहुंचा। रानी बस वहीं अपने प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। राम भरोसे काका दरवाजे पर खड़े थे। मुझे देखकर और मेरे हाथ में सीट नंबर 17 का टिकट देखकर उनकी आंखों में दुनिया का सारा खौफ सिमट आया। नहीं साहब, आप नहीं। वो हकलाने लगे। क्यों काका? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आपने ही तो कहा था इस पर कोई बैठता नहीं, तो मैंने सोचा क्यों न मैं ही कोशिश कर लूं। नहीं साहब, प्लीज मेरी बात मानिए, कोई और सीट ले लीजिए। मैं आपको अपनी सीट दे देता हूं। वो गिड़गिड़ाने लगे। शांत हो जाइए काका, मैंने कहा। कुछ नहीं होगा, चलिए अब बस चलाइए। मैं बस में चढ़ा। सब लोग मुझे ही घूर रहे थे। शायद काका ने सबको पहले ही बता दिया था। मैं सीधा सीट नंबर 17 पर गया और धम से बैठ गया और कुछ नहीं हुआ। सीट बिल्कुल सामान्य थी, न कोई ठंडक, न कोई अजीब महक। मैं मुस्कुराया। मैंने काका की तरफ एक देखा मैंने कहा था वाली नजर से देखा। काका ने अपना चेहरा झुका लिया और चुपचाप जाकर बस चलाने का सिग्नल दे दिया। बस चल पड़ी। मैं आराम से अपनी सीट पर बैठा, खिड़की से बाहर देखते हुए। देखा, सब बकवास थी। मैं मन ही मन हंसा। बस शहर से बाहर निकली, हाईवे पर आ गई और तभी वो शुरू हुआ। पहले एक हल्की सी ठंडक, जैसे किसी ने ऐसी चला दिया हो, पर यह तो नॉन बस थी। मैंने उसे नजरअंदाज किया। फिर वही जानी पहचानी भीनी भीनी चमेली जैसी महक। मेरा दिल थोड़ा सा धड़का। और फिर मेरे ठीक बगल वाली सीट जो खाली थी, वो हल्की सी दबी, जैसे कोई आकर मेरे बगल में बैठ गया हो। मैं जम गया। नहीं, ये मेरा वहम है। मैंने हिम्मत करके अपनी बगल वाली सीट को छुआ। वो बर्फ की तरह ठंडी थी और गीली थी, जैसे उस पर कोई भीगा हुआ बैठा हो। अब मैं बुरी तरह डर गया था। मैं उठकर भागना चाहता था, पर मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। और तभी मेरे कान में एक बहुत ही धीमी एक औरत की सिसकने की आवाज आई। सू सू सू। वो मेरे ठीक बगल में बैठी रो रही थी। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज हलक में ही फंस गई। मैं अपनी आंखें फाड़े बस सामने देख रहा था, और सामने वाली सीट के पीछे लगे शीशे में मैंने जो देखा उससे मेरी आत्मा कांप गई। शीशे में मैं तो दिख रहा था डरासमा, और मेरे बगल में एक औरत बैठी थी, एक जवान औरत जिसने एक दुल्हन का लाल जोड़ा पहन रखा था। उसका चेहरा घूंघट में था और वो रो रही थी। वो अक्स, वो शीशे में कैद एक तस्वीर नहीं था। वो एक जिंदा सांस लेता हुआ या शायद सांस छोड़ता हुआ दर्द था। मैं अपनी सीट पर पत्थर बना बैठा था, और मेरे ठीक बगल में एक ऐसी दुनिया मौजूद थी जिसे मैं देख तो नहीं सकता था, पर जिसका अक्स मेरे तर्क और विज्ञान का मजाक उड़ा रहा था। एक दुल्हन जो रो रही थी। उसकी सिसकियां अब सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो मेरे अंदर एक बर्फीली नदी की तरह बह रही थी, मेरे खून को जमाती हुई। चमेली की वो महक अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी, पर अब उसमें एक और गंध घुल गई थी, गीली मिट्टी और शायद पुराने सूखे हुए आंसुओं की। मेरा दिमाग, जो हमेशा हर समस्या का विश्लेषण करने का आदी था, आज पूरी तरह से खाली था। मैं क्या करता? मैं चीखता, बस रुकवाता, और फिर क्या कहता कि मेरी बगल में एक भूतनी बैठी है, वो मुझे ही पागल समझकर किसी अस्पताल में छोड़ आते। नहीं,
मैं फंस गया था। बुरी तरह मैं अपनी आंखें बंद करना चाहता था, इस भयानक सच से मुंह फेर लेना चाहता था, पर मैं कर नहीं पाया। मेरी आंखें उस शीशे पर, उस रोते हुए अक्स पर चिपकी हुई थी। वो दुल्हन, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी अपने उस लाल भारी जोड़े में, पर उसका वो रोना, वो इतना हताश, इतना बेबस था कि मेरा डर धीरे धीरे एक अजीब सी अनचाही दया में बदलने लगा। कौन थी वो? उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी आत्मा अपनी शादी के जोड़े में आज भी इस बस में सफर कर रही है? तभी उस दुल्हन के अक्स ने हिलना बंद कर दिया। उसने अपनी सिसकियां रोकी और उसने शीशे में से सीधा मेरी आंखों में देखा। हम एक दूसरे को देख रहे थे, मैं अपनी दुनिया में और वो अपनी शीशे की दुनिया में। उसकी आंखें वो बहुत ही ज्यादा बरीबरी और गहरी थी, और उनमें एक सवाल था। और फिर उसने अपना मुंह खोला। मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी, पर मैंने शीशे में उसके होठों को हिलते हुए पढ़ा। वो पूछ रही थी, क्या तुम देख सकते हो? मेरा पूरा शरीर कांप उठा। वो जानती थी कि मैं उसे देख सकता हूं। मैंने बहुत ही धीरे से, लगभग न हिलते हुए, अपना सिर हां में हिलाया। ये देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए एक अविश्वसनीय, हैरान कर देने वाली चमक आई, जैसे सालों में, सदियों में पहली बार किसी ने उसकी मौजूदगी को स्वीकार किया हो। और फिर उसने अपना एक मेहंदी लगा हुआ, गहनों से सजा हुआ हाथ उठाया और उस शीशे पर अंदर की तरफ से रख दिया, और उसने मुझसे भी अपना हाथ शीशे पर रखने का इशारा किया। ये पागलपन था। मैं एक आत्मा से संपर्क करने जा रहा था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कांपते हुए अपना एक हाथ उठाया और उस ठंडे, कांपते हुए शीशे पर, ठीक उसी जगह पर रख दिया जहां अंदर से उसका हाथ था। और जैसे ही मेरी उंगलियों ने शीशे को छुआ, धड़ाम, एक जोरदार बिजली के कड़कने जैसी आवाज हुई। बस के अंदर की सारी लाइटें एक पल के लिए बंद होकर फिर से जल उठीं। बस में जो लोग सो रहे थे वो भी हड़बड़ाकर उठ बैठे। क्या हुआ? और मेरे चारों तरफ की दुनिया घूमने लगी। मुझे चक्कर आ रहे थे। बस की सीटें, खिड़कियां, लोग, सब कुछ एक धुंधले बवंडर में बदल रहा था। और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैंने अपनी आंखें खोली। मैं अब उस बस में नहीं था। मैं एक खेत में खड़ा था, एक गन्ने का खेत। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे गन्ने के पौधे थे। रात का वक्त था और पूरनमासी का चांद आसमान में चमक रहा था, और हवा में गन्ने के रस की मीठी खुशबू और किसी के हंसने की आवाज थी, एक लड़की की खिलखिलाती हुई हंसी। मैं हैरान परेशान उस आवाज की तरफ बढ़ा और मैंने देखा, खेत के बीचों बीच एक जवान लड़का और एक लड़की एक दूसरे के साथ बच्चों की तरह लुका छिपी खेल रहे थे। लड़की वो वही थी, वही दुल्हन, आरती। मुझे उसका नाम बाद में पता चला, पर वो उस वक्त दुल्हन नहीं थी। वो एक आम, हंसती खेलती, जिंदगी से भरपूर गांव की लड़की थी। और वो लड़का, वो भी एक आम सा हंसमुख नौजवान था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं कहाँ आ गया था? क्या ये कोई सपना था? नहीं, ये सपना नहीं था। ये एक याद थी, उस दुल्हन की, आरती की सबसे खूबसूरत याद। उसने मुझे अपनी दुनिया में खींच लिया था। मैं उस गन्ने के खेत में एक खामोश, अनदेखे दर्शक की तरह खड़ा था। मेरे चारों तरफ चांदनी में नहाया हुआ एक ऐसा मंजर था जो किसी पुरानी,
रोमांटिक फिल्म जैसा लग रहा था। हवा में गन्ने के रस की मीठी खुशबू थी और उस खुशबू में घुली हुई थी दो जवान दिलों की खिलखिलाती हुई हंसी। आरती वो दुल्हन नहीं बल्कि एक चंचल, जिंदगी से भरपूर लड़की लग रही थी। और उसका प्रेमी सूरज, उसकी आंखों में आरती के लिए बेइंतहा प्यार था। वो दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे। मैं एक आत्मा की सबसे खूबसूरत, सबसे निजी याद का गवाह बन रहा था। पर मैं यहां क्यों था? वो मुझे ये सब क्यों दिखा रही थी? मैं उन दोनों को देखता रहा और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उनकी उस हंसी के पीछे, उस खुशी के पीछे एक बहुत ही हल्का, लगभग न दिखने वाला डर का साया भी था। वो बार बार खेलते खेलते घबराकर खेत के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ देख लेते थे, जैसे जैसे उन्हें किसी के आ जाने का डर हो। और फिर उनका वो डर सच साबित हुआ। खेत के मुहाने पर 3 बरीबरी डरावनी परछाइयां उभरी। 3 आदमी, उनके हाथों में लाठियां और मशालें थी। वो आरती के घर वाले थे, उसका बाप और उसके 2 भाई। उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। आरती, उसके बाप की गरजती हुई आवाज उस शांत रात में गूंजी, रुक जा, आज हम तुझे जान से मार देंगे। तूने हमारी इस मिट्टी में मिला दी। आरती और सूरज दोनों डर के मारे जम गए। भागो सूरज, भागो, आरती चीखी। पर सूरज नहीं भागा। वो आरती के सामने उन तीनों के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। उसे कुछ मत करना चौधरी साहब, वो गिड़गिड़ाया। गलती मेरी है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? आरती का बाप हंसा, एक बहुत ही क्रूर, जहरीली हंसी। तेरी हिम्मत कैसे हुई, एक नीची जात के लड़के, हमारी बेटी पर नजर डालने की? और फिर उन तीनों ने सूरज को मारना शुरू कर दिया, लाठियों से, घूंसों से, लातों से। मैं बेबसी से वो सब देखता रहा। मैं चीखना चाहता था, उन्हें रोकना चाहता था, पर मैं तो बस एक परछाई था। आरती वो पागलों की तरह रो रही थी, अपने बाप के पैरों पर गिरकर भीख मांग रही थी। छोड़ दो उसे बाऊजी, छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। पर वो नहीं रुके। कुछ ही मिनटों में सूरज जमीन पर खून से लथपथ बेजान पड़ा हुआ था। अब तेरी बारी है कुलक्षणी, उसका बाप गरजा और आरती की तरफ बढ़ा। और तभी मेरे चारों तरफ की वो यादों की दुनिया टूटने लगी, कांपने लगी। आरती की वो आखिरी दर्दनाक चीख एक भयानक, अलौकिक दहाड़ में बदल गई। और मैं वापस था। मैं उसी बस में, उसी सीट नंबर 17 पर बैठा था। मेरे चारों तरफ वही खामोशी थी, पर मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। मैंने अभी एक तिल देखा था, एक ऑनर किलिंग। तो ये थी आरती की कहानी। वो किसी हादसे में नहीं मरी थी। उसे उसके ही बाप और भाइयों ने उसके प्रेमी के साथ मार डाला था। पर दुनिया को तो कुछ और ही पता था। और तभी मेरे दिमाग में राम भरोसे काका की वो बात कौन थी, अगर कोई उस पर बैठ जाए तो वो खुद ही उठ जाता है। अब मैं समझा, आरती की आत्मा, वो किसी को उस सीट पर बैठने नहीं देती थी, क्योंकि वो सीट वो उसके और सूरज के लिए थी। वो आज भी हर रात उस बस में अपने सूरज के साथ अपना वो आखिरी अधूरा सफर पूरा करने की कोशिश करती है। पर उसकी लाश और दुनिया को बताई गई कहानी, वो गन्ने का खेत, वो अब कोई खूबसूरत याद नहीं थी, वो एक तलगाह थी। मैं अपनी बस की सीट नंबर 17 पर बैठा था, पर मेरी आत्मा वो अब भी उसी खेत की गीली मिट्टी में सूरज के ठंडे
बेजान शरीर के पास खड़ी थी। आरती की वो आखिरी दर्दनाक चीख मेरे कानों में एक अंतहीन गूंज की तरह बज रही थी। ये कहानी अब सिर्फ एक भूत की नहीं थी, ये एक क्रूर अमानवीय गुनाह की थी, जिसे समाज और वक्त की मोटी चादर के नीचे दफना दिया गया था। मेरे बगल में बैठी वो दुल्हन की आत्मा आरती, वो अब भी रो रही थी, पर अब उसकी सिसकियों में सिर्फ दुख नहीं, बल्कि एक गहरा ठंडा गुस्सा भी था। उसने मुझे वो सच दिखाया था जो आज तक किसी को नहीं पता था। उसने मुझे अपना गवाह चुना था। मैं क्या करता? मैं एक मामूली मैनेजर था। मैं एक ताकतवर इज्तदार खानदान के खिलाफ कैसे खड़ा होता, जिनके हाथ अपनी ही बेटी के खून से रंगे हुए थे। पर मैं अब पीछे भी नहीं हट सकता था। मैं इस राज का बोझ उठाकर एक सामान्य जिंदगी नहीं जी सकता था। बस अपनी धीमी रहस्यमयी चाल से भोपाल की तरफ बढ़ रही थी। अब तुम क्या चाहती हो आरती? मैंने मन ही मन उस आत्मा से पूछा। क्या तुम बदला चाहती हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर बस के अंदर की ठंडक और भी ज्यादा बढ़ गई, और शीशे में मैंने देखा कि उसके अक्स की आंखें अब लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वो बदला चाहती थी। और तभी मुझे एहसास हुआ, ये भोपाल नहीं जा रही थी। ये अपना रास्ता बदल चुकी थी। ये वापस उसी गांव की तरफ जा रही थी जहां आरती का घर था, और ड्राइवर राम भरोसे काका, वो एक मूर्ति की तरह शांत अपनी सीट पर बैठे थे। उनकी आंखें खुली थी, पर वो खाली थी। आरती की आत्मा ने बस पर कब्जा कर लिया था। वो आज रात अपना इंसाफ खुद करने जा रही थी। नहीं आरती, रुको, मैं चिल्लाया। ये सही रास्ता नहीं है। अगर तुमने उन्हें मारा तो तुममें और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। पर वो मेरी नहीं सुन रही थी। बस उस गांव के मुहाने पर पहुंच चुकी थी, और वो सीधा एक बड़े से आलीशान घर के सामने जाकर रुक गई। आरती के बाप उस चौधरी का घर। आज कोई नहीं बचेगा। मेरे मन में उसकी नफरत भरी आवाज गूंजी। वो बस से नीचे उतरी। अब वो एक दुल्हन नहीं, बल्कि एक भयानक बदला लेने वाली डाकिनी लग रही थी, और वो उस घर की तरफ बढ़ने लगी। मैं जानता था मुझे उसे रोकना होगा। मैंने अपनी जेब से कुछ निकालने की कोशिश की। मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय एक चीज के, एक पुराना बस का टिकट जिस पर लिखा था सीट नंबर 17 इंच। मैंने वो टिकट उठाया और मैं भी बस से नीचे उतरा। मैं आरती के पीछे भागा। आरती, रुको, 1 मिनट। वो रुकी और गुस्से से मेरी तरफ पलटी। ये देखो, मैंने वो टिकट उसके सामने कर दिया। ये तुम्हारी सीट है, तुम्हारे और सूरज के लिए। तुम्हारा सफर अभी अधूरा है। तुम्हारी मंजिल ये नफरत नहीं, बल्कि तुम्हारा प्यार है। आरती ने उस टिकट को देखा, और उसकी लाल जलती हुई आंखें एक पल के लिए नम हो गई। उसे सूरज याद आ गया। चलो, मैंने हिम्मत करके उसका पारदर्शी ठंडा हाथ पकड़ने की कोशिश की। चलो, हम सूरज को लेकर आते हैं। और मैंने उसे उस गन्ने के खेत की तरफ खींचना शुरू कर दिया। उस रात उस गन्ने के खेत में 2 दुनियाएं मिली। आरती अपने सूरज से मिली। मैंने उन्हें बताया कि सूरज की आत्मा भी यहीं इसी खेत में फंसी हुई है। और फिर हम तीनों ने मिलकर उसे पुकारा, और वो आया। सूरज की भूली बिसरी अकेली आत्मा आखिरकार अपनी आरती से मिली। उस रात वहां कोई बदला नहीं लिया गया, बस
दो टूटे हुए दिलों ने एक दूसरे को सहारा दिया और सुबह की पहली किरण के साथ वो दोनों आत्माएं हाथ में हाथ डाले एक साथ एक सुनहरी रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए चली गई। आरती का परिवार, उसके बाप और भाई, उन्हें उनके गुनाह की कानूनी सजा तो कभी नहीं मिली, पर उस रात के बाद से उनकी जिंदगी नर्क बन गई। वो हर रात अपनी ही बेटी और बहन की चीखें सुनते जो उन्हें सोने नहीं देती थी। और मैं आज भी उसी बस कंपनी में मैनेजर हूं, पर अब मैं सिर्फ हिसाब किताब नहीं देखता। बस रानी की सीट नंबर 17 वो आज भी हमेशा बुक रहती है, पर अब उस पर कोई किराया नहीं लगता। वो अब आरती और सूरज की सीट है। और कभी कभी जब मैं रात में उस बस में सफर करता हूं तो मैं उस खाली सीट की तरफ देखकर मुस्कुरा देता हूं और मुझे ऐसा लगता है जैसे दो प्यार करने वाले हाथ में हाथ डाले अपना वो आखिरी अधूरा सफर पूरा कर रहे हैं।